मैंने अपनी असली पहचान छुपा रखी थी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा हूँ और मैंने एक अमीर हारिस यानी युवान श्वांग के साथ प्योर लव किया हुआ था। बस मैं उसके सामने अपनी असली पहचान खोलने ही वाला था कि तभी मैंने उसके करीबी दोस्तों के ग्रुप को अपने सामने ही एक विदेशी भाषा में बात करते सुना। तुम घर जा रही हो अरेंज मैरिज के लिए, तो इस छोटे बॉयफ्रेंड का क्या जिसके साथ डेट कर रही हो, क्या तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया? युवान श्वांग ने अपने हाथ में वाइन का गिलास धीरे से घुमाते हुए कहा, हम ब्रेकअप नहीं कर रहे। मुझे वाकई में वो पसंद है, बस उसका परिवार बहुत गरीब है, वो प्रेजेंटेबल नहीं है। अरेंज मैरिज तो बस मेरे परिवार को खुश करने के लिए है, वही मेरा सच्चा प्यार है। जब समय आएगा बस उसे छुपा कर रखूंगी, साइड में रखना ठीक रहेगा। वो इतने खुलकर बोल रहे थे बिना किसी रोक टोक के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि मेरा परिवार गरीब है और मैं वो विदेशी भाषा नहीं समझता। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं असल में वो भाषा समझता हूँ। तो असल में जब वो मुझसे प्यार की हमेशा की कस्में खा रही थी, तब तक वो अपने परिवार की अरेंज मैरिज मान चुकी थी। मैंने बहाना बनाकर वॉशरूम जाने की बात कही। बाहर निकलते ही मैंने तुरंत घर फोन लगाया। माँ, पापा, मैंने सोच लिया है, मैं घर आकर फैमिली फॉर्चून इनहेरिट करने के लिए तैयार हूं। अपने बेटे का आखिरकार मान जाना सुनकर फोन के दूसरी तरफ मेरे माता पिता बेहद खुश हो गए। उन्होंने उस गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा ही लिया जिसके साथ मैं पहचान छुपाकर डेट कर रहा था। क्या वो गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ वापस आ रही है? नहीं आएगी, मैं उससे ब्रेकअप करने की सोच रहा हूं। मेरी आवाज अनजाने में थोड़ी धीमी हो गई। वो यहां सब कुछ एक हफ्ते में सेटल कर लेगा। कुछ और बातें करके मैंने फोन रख दिया, फोन पॉकेट में रखा और प्राइवेट रूम में वापस आ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कमरे का शोर अचानक थम सा गया, लेकिन मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं सीधा युवान श्वांग के पास जाकर बैठ गया। उसने अपनी निगाहें बातचीत से हटाकर मेरी तरफ देखा जो चुपचाप उसके बगल में बैठा था। कौन सा फोन था, इतनी देर लगा दी। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही एक और आवाज ने मुझे रोक दिया। यहाँ एक भी विदेशी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने विदेशी भाषा में बात की। सिस्टर वान श्वान, तुम और झांग हुबाई कब शादी करने वाले हो? यह सुनकर मेरा हाथ जो गिलास पकड़े हुए था थोड़ा कस गया, लेकिन युवान श्वांग ने वही उदासीन एक्सप्रेशन बनाए रखा। मेरी तरफ देखने के बाद उसने विदेशी भाषा में सवाल का जवाब दिया। परिवार ने आधे महीने में डेट तय कर दी है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। उनमें से एक करीबी दोस्त ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, अगर तुम झांग हुबाई से शादी करोगी तो गुसिंग ही का क्या होगा? क्या तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया? युवान श्वांग ने सिर हिलाया। उसने वाइन का घूंट लिया, फिर बोली, शादी तो बस परिवार को खुश करने के लिए है। जो मुझे पसंद है वो सिर्फ गुसिंग है। उसके मुंह से यह बात निकलते ही पूरे कमरे में हंसी की लहर दौड़ गई। सबके ताने एक के बाद एक सुनाई देने लगे। सिस्टर वान श्वान, इतने बड़े स्टेटस डिफरेंस के साथ तुम अभी भी ये प्योर लव का गेम खेल रही हो? क्या तुम सच में उसके लिए सीरियस हो? उसने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए जो मोहब्बत और प्यार था वो इतना गहरा था मानो पिघल जाए। बिना एक शब्द कहे उसने पूरी तरह से उस सवाल का जवाब दे दिया। किसी ने उसका लवस्टक अंदाज देखा तो चटखारे लेते हुए बोला, लगता है सच्चा प्यार है। लेकिन फिर बात आती है, क्या वो सच में वो विदेशी भाषा नहीं समझता? उस व्यक्ति ने अभी बस ऐसे ही पूछ लिया था। किसे पता था कि बाकी लोग उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगेंगे। गुसिंग ही गरीब है, उसके पास दूसरी भाषा सीखने के पैसे कहां से होंगे? टेंशन मत लो, वो बिल्कुल नहीं समझता। सबके ताने मेरे कानों में गूंज रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मेरी सांस थोड़ी भारी हो चुकी थी। वाइन का गिलास पकड़े मेरे हाथ की उंगलियां सफेद पड़ गई थी। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं वो विदेशी भाषा असल में समझता हूं। आखिर मैं कोई गरीब बेचारा नहीं था जिसके पास पैसे ना हो। मैं दुनिया के सबसे अमीर परिवार का इकलौता बेटा था। हम साथ में 5 साल रहे और युवान श्वांग मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। बस एक ही चीज थी कि उसने मुझे कभी अपने परिवार से नहीं मिलवाया। पहले मुझे लगा कि वो बस हमारी स्टेटस डिफरेंस को लेकर परेशान थी। आखिर ये फैमिली हैन का मशहूर प्रतिष्ठित परिवार था, इसलिए मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि मैं उसके सामने अपनी असली पहचान खोल दूंगा। मैं सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा हूं। बस मैं हमेशा अपने माता पिता के प्रोटेक्टिव विंग्स के नीचे नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपाकर बाहर एक्सपीरियंस हासिल करने का फैसला किया। लेकिन टाइमिंग इतनी विडंबनापूर्ण थी। 3 दिन पहले मैंने उसकी स्टडी में एक लाल शादी का कार्ड देखा। दूल्हा झांग फैमिली का यंग मास्टर था और दुल्हन युवान श्वांग थी। तो पता चला कि जब वो और मैं जोश में प्यार कर रहे थे, तब वो अपने परिवार की अरेंज मैरिज मान चुकी थी। पता चला कि वो मुझे हस्बैंड बुलाकर प्यार से बहला रही थी और साथ ही अपने बराबर की स्टेटस वाले और परिवार द्वारा मान्य उस शख्स से शादी करने में व्यस्त थी। उस पर मुझे लगा कि अब कहने को कुछ नहीं बचा। आगे से वो शादी करेगी और मैं जाकर अपना फैमिली बिजनेस इनहेरिट करूंगा। हम दोनों के आगे के रास्ते उज्जवल हैं। 3 राउंड के ड्रिंक्स के बाद सबकी बातचीत अच्छी हो चुकी थी। आसमान में अंधेरा छाने लगा था, तो पार्टी खत्म हुई और सब जाने लगे। मैं सबसे पीछे सबके बाद प्राइवेट रूम से बाहर निकला। बस कुछ कदम ही चला था कि पीछे से एक अपरिचित आवाज ने आवाज दी, यंग मास्टर गू। मैं रुका और मुड़कर देखा। तब जाकर मुझे पता चला कि मुझे आवाज देने वाला मेरे पिता का एक पुराना बिजनेस पार्टनर था, जो हमेशा उनसे कोलैबोरेशन के लिए मिन्नतें करता रहता था। मैं मन ही मन थोड़ा उच्छ्वास लेने लगा। मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि कैसे बात टालूं। युवान श्वांग के पीछे चल रही उसकी एक गर्लफ्रेंड ने मुझे ऊपर से नीचे देखा और तिरस्कार भरी हंसी हंसी। क्या यंग मास्टर गुसिंग ही? ये कपड़े जो उसने पहने हैं, क्या इनकी कीमत 300 युआन से भी ज्यादा है? वो यंग मास्टर कैसे हो सकता है? कितना हंसी का मजाक है। ये शब्द सुनते ही मजाक में हंसी का दौर फिर से शुरू हो गया। वो कोई विदेशी भाषा नहीं बोल रहे थे। मैंने उनकी उपहास भरी बातें साफ सुनी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इसके उलट युवान श्वांग को गुस्सा आ गया। उसने उस लड़की की तरफ ठंडी चेतावनी भरी नजर डाली। वो लड़की थोड़ी सहमी, अपने आप को संभाला और अब इतनी बेरोक-टोक नहीं हंसी। बाकियों ने भी वो चेतावनी भरी नजर पाकर धीरे धीरे आवाजें धीमी कर ली। वो शख्स मेरे पीछे नहीं आया। मैं युवान श्वांग के पीछे चला। घर जाते वक्त रास्ते में हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। जब घर पहुंचे तो उसने अपने जूते बदले और अचानक बोली,
मैं तुम्हें अब ऐसी पार्टियों में नहीं ले जाऊंगी। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत रहा। भले ही मुझे उसके दोस्तों के सर्कल से अप्रत्यक्ष रूप से बाहर किया जा रहा था, लेकिन मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने बस एक सवाल पूछा, क्या इसलिए कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी शान में कमी ला रहा हूं? वो हंसी, मुझे गले लगाने ही वाली थी कि मैं बच निकला। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने समझाना शुरू किया, क्या सोच रहे हो? मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हें बुरा लगे, लेकिन हमारी स्टेटस अलग है। जल्दी या देर से हमें इस सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा। क्या तुम्हारा परिवार तुम पर अरेंज मैरिज के लिए दबाव बना रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गिल्ट के कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अलायंस शब्द सुनने के बाद भी युवान शुआंग की एक्सप्रेशन बस एक पल के लिए सख्त हुई, फिर तुरंत सामान्य हो गई। जिंग ही, बस इतना जान लो कि जिसे मैं प्यार करती हूँ वो तुम हो। बस इतना काफी है। बाकी मामलों का मैं कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगी। अगर मैंने गौर से ना देखा होता तो मुझे उसके अंदर कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता। ये कहकर युवान शुआंग बाथरूम में चेहरा धोने चली गई। उसके जाते हुए पीठ को देखते हुए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सोचे बिना नहीं रह सका। तुम्हारा तथाकथित हल क्या है? परिवार की बात मानकर एक से शादी करना और दूसरे को साइड में रखना। कुछ दूर नहीं, बेडसाइड टेबल से एक मैसेज की आवाज आई। वो युवान शुआंग का फोन था। उसने मुझसे कभी अपना पासवर्ड छुपाया नहीं था। मैंने आसानी से उसका फोन अनलॉक किया और मैसेज में देखा। वो झांग वू से था। जुआन शुआंग, कल हमें दोनों के माता पिता से मिलना है। अगर तुम आज रात यहाँ नहीं रहोगी तो क्या बड़े बुजुर्गों को पता नहीं चल जाएगा कि हमारी शादी फर्जी है? मैं जानता हूँ तुम अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हो, लेकिन कम से कम कुछ दिनों के लिए मुझे थोड़ी इज्जत दिलवा दो। हालांकि उसके शब्द काफी नम्र लग रहे थे, लेकिन मैं उसकी नीयत समझ गया था। पहले उसने अपने माता पिता का बहाना बनाकर उससे साथ रहने की भीख मांगी, और आगे चलकर वो कदम दर कदम इसी बहाने से और ज्यादा डिमांड करता रहेगा। लेकिन अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मैं पहले ही जाने का फैसला कर चुका था। ये सोचकर मैंने उस मैसेज को अनरीड मार्क कर दिया और फोन वापस वहीं रख दिया। कुछ देर बाद युवान शुआंग चेहरा धोकर बाहर आई। उसने लापरवाही से फोन उठाकर देखा। अगले ही पल उसने मेरी तरफ माफी भरी नजरों से देखा। जिंग ही, कंपनी में कुछ इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी, तुम घर पर आराम करो। वो जल्दी से चली गई। मेरा रिएक्शन देखने का इंतजार भी नहीं किया, और उसने ये भी नहीं देखा कि मैं हमेशा उसे दरवाजे तक छोड़ने आता था, उससे ज्यादा वक्त बिताने की उम्मीद करता था। लेकिन इस बार मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, बस उसकी ओर जाती हुई परछाई को देखता रहा। डिंग। युवान शुआंग के जाने कुछ देर बाद ही मेरे फोन पर भी एक मैसेज आया। बस मेरा एक शब्द काफी है, शुआंग अब भी मेरे पास आ जाएगी। हम कल माता पिता से मिलने जा रहे हैं। एक बार असल में शादी हो गई तो फिर तो क्या होगा? वो प्यार जो रोशनी में नहीं आ सकता। झांग वुबाई के शब्द कठोर थे, लेकिन जिस बात ने मुझे ज्यादा दुखी किया वो ये थी कि ये चाकू जो दूसरा इंसान मुझे चुभोने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वो मेरी गर्लफ्रेंड ने खुद उनके हाथों में पहुंचाया था, जिसके साथ मैंने जिंदगी भर गुजारा करने की सोची थी। युवान शुआंग शायद ये नहीं जानती थी कि भले ही मुझे वो इन्विटेशन ना मिला होता, लेकिन ये बात कि वो किसी और से शादी कर रही है मुझसे ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती थी, क्योंकि मुझे वो इन्विटेशन मिले अगले ही दिन झांग वुबाई ने मुझे फ्रेंड ऐड कर लिया था, और पिछले कुछ दिनों से वो मुझे तरह तरह की उकसाने वाली फोटोज भेज रहा था। उन तस्वीरों में युवान शुआंग झांग वुबाई के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी, साथ में डायमंड रिंग चुन रही थी, साथ में शादी का वेन्यू देख रही थी। एक के बाद एक तस्वीरों ने युवान शुआंग के लिए मेरे मन के सारे प्यार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उस रात युवान शुआंग घर नहीं आई। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह उठकर मैं सीधा कंपनी गया और रिजाइन कर दिया। मैंने उसी दिन रिजाइनेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली। लंच ब्रेक के दौरान मैं अपने कुछ सहकर्मियों के साथ नीचे खाना खाने गया। मेरा रिजाइन होना सुनकर एक करीबी सहकर्मी ने मजाक में कहा, आजकल मैं वीडियो देख रहा हूं जहां कर्मचारी अचानक नौकरी छोड़कर घर जाकर फैमिली बिजनेस इनहेरिट करते हैं। जिंग ही, तुमने इतना सुनहरा फैसला ले लिया, कहीं तुम भी घर जाकर फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने वाले तो नहीं? मेरे सहकर्मी ने मजाक में ही कहा था, लेकिन मैंने हल्के से सिर हिला दिया। हाँ, मैं वापस जाकर फैमिली बिजनेस इनहेरिट करने वाला हूँ। सब एक पल के लिए सन्न रह गए, फिर जोर से हंसने लगे। उन्होंने इसे एक मजाक ही समझा और कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मुस्कुराया और कुछ समझाया नहीं। लंच के बाद मैंने अपना सारा सामान एक डिब्बे में पैक किया और वो डिब्बा लेकर घर आ गया। जब मैं वापस आया तो युवान शुआंग भी घर पर थी। मुझे डिब्बा लिए हुए देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। तुमने नौकरी छोड़ दी? मैंने सिर हिलाया। मैं डिब्बा लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके माथे पर गहरी लकीरें आ गईं। उसने मुझे रोकते हुए आवाज दी, क्या तुम्हें यह जॉब बहुत पसंद नहीं थी? अचानक क्यों छोड़ दी? मैंने अपने कदम रोक लिए। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि मुझे अब एक ऐसी जॉब करनी है जो मुझे और ज्यादा पसंद है। मेरी यह बात सुनकर युवान ने और कोई सवाल नहीं पूछा, बस बोली, अगर काम बहुत थका देने वाला तो वापस आ जाना। तुम्हें इतना थका हुआ देखकर मुझे दुख होता है। जिंग ही, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा खर्च उठा सकती हूँ। मैंने सिर हिलाया और शब्दशः कहा, मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। युवान शुआंग सन रह गई। क्या मतलब आश्रित? मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता था। मैंने बात काटते हुए कहा, आज इतनी जल्दी घर कैसे? कंपनी नहीं जा रही हूँ, काम के चलते मैं हाल ही में बहुत व्यस्त थी, तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाई। सोचा आज तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं। बोलकर उसके माथे की लकीर हल्की पड़ गई। वो फिर से मेरी फरमानबरदार गर्लफ्रेंड बन गई। तुम क्या करना चाहते हो? वेस्टर्न फूड खाना है या मूवी देखनी है? आज तुम जो भी करना चाहो मैं वही करूंगी। पहले वाला मैं अगर ये शब्द सुनता तो शायद बहुत इमोशनल हो जाता, क्योंकि मैं जानता था कि वो वाई ग्रुप की उत्तराधिकारी है। उसे रोजाना जितना काम निपटाना होता है वो वाकई बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मेरे साथ समय बिताने की उसकी इच्छा कम से कम ये साबित करती थी कि उसके दिल में मेरी बहुत बड़ी जगह थी। और लेकिन अब जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मैं सोचे बिना नहीं रह सका। क्या सच में काम बहुत था या शादी की तैयारियां बहुत थी? वो किस दूसरे आदमी के साथ शादी की तैयारियां करते हुए भी मुझे कैसे मना रही थी कि सिर्फ मुझसे प्यार करती है? लेकिन आखिर में मैंने उसके झूठ को उजागर नहीं किया, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बचे थे। जब वक्त आएगा
मैं उसकी जिंदगी से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाऊंगा। मैंने सिर हिलाते हुए उसके सुझाव को अस्वीकार कर दिया। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, मेरे साथ घर साफ करने में मदद करो। विला में बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं। युवान श्वांग मान गई। उसने मेरे साथ काफी देर तक सफाई में समय बिताया, लेकिन जब हम सफाई के अंत तक पहुंचे तो उसे एहसास हुआ कि मैं जो चीजें हटा रहा था वो सब हमारे पहले से खरीदे हुए मैचिंग आइटम थे। पानी के गिलास से लेकर ज्वेलरी तक, कपड़ों से लेकर चप्पलों तक, मैंने बिना एक पल सोचे सब कूड़ेदान में फेंक दिया। जैसे जैसे मैचिंग चीजों की संख्या बढ़ती गई, उसके चेहरे की मुस्कान पक्की होती गई। जब आखिरी चीज कूड़ेदान में फेंकी गई तो उसके दिल की घबराहट छुपी नहीं रह सकी। जिंग ही, क्या तुम्हें कुछ पता चल गया है? मुझे क्या पता चल सकता है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैंने एक भौं उठाई। युवान स्वांग की तरफ देखते हुए उसके सवाल से बचते हुए अपना सवाल पूछा। उसने मुंह घुमा लिया। मेरी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद भी उसने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, जिंग ही, कुछ भी हो जाए, बस इतना याद रखना कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुम हो। मैंने एक मुस्कान फेरी और कुछ नहीं बोला। सफाई खत्म करने के बाद भी युवान श्वांग मुझे डेट पर ले जाने की जिद पर अड़ी थी। मुझे डर था कि कहीं वो कुछ शक ना कर ले, इसलिए मैंने मना नहीं किया। वो मुझे डिनर पर ले गई, फिर मूवी देखने। आखिर में कार एक नीलामी घर के सामने जाकर रुकी। जैसे ही हम अंदर जाने ही वाले थे कि हमने एक बेहतरीन सूट पहने एक आदमी को हमारी तरफ आते देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखी। मैंने तुरंत देख लिया। क्या हुआ? किसी जानने वाले से मुलाकात हो गई। मेरे मुंह से यह निकलते ही वो आदमी हमारे सामने रुका और मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। युवान श्वांग का परिचय ठीक समय पर आया। ये करीबी पारिवारिक दोस्त के बेटे हैं, झांग वुबाई। ये कहने के बाद वो थोड़ी रुकी, फिर मेरा परिचय दिया। और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जिंग ही। हम दोनों के लिए उस बिल्कुल अलग परिचय सुनकर झांग वुबाई के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। कुछ पल बाद उसने जबरन मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने बहुत सुना है कि वान श्वांग का बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। आज मिलकर लगता है नाम ही काफी है। जैसे ही वो बोल रहे थे, वही गर्लफ्रेंड्स का ग्रुप जिन्होंने कुछ दिन पहले मेरे सामने विदेशी भाषा में बात की थी और मेरा मजाक उड़ाया था, वो भी पास आ गए। मेरी नजरों से ओझल होकर उन्होंने युवान श्वांग की तरफ इशारा किया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि यह मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर झांग वुबाई को यहां लाकर खड़ा किया था। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर मैं अचानक आग बबूला हो जाता तो समझाना और मुश्किल हो जाता। हालात के तहत मैं अपना सारा गुस्सा दबा कर रख सका। नीलामी में झांग वुबाई की सीट युवान श्वांग के बिल्कुल बगल में थी। अपने उकसाने वाले टेक्स्ट के विपरीत आमने सामने वो काफी ज्ञानी और वाकपटु था। उसे पता था कि युवान श्वांग को पोर्सिलेन में दिलचस्पी है, इसलिए उसने अपनी बातचीत उसी विषय के इर्द गिर्द केंद्रित कर दी। युवान श्वांग भी अपनी शुरुआती झिझक से निकलकर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी। तब तक मैंने खांसी नहीं दी। तब जाकर युवान श्वांग को याद आया कि वो मुझे अनदेखा कर रही थी। उसने तुरंत प्यार भरी आवाज में कहा, बोर हो रहे हो ना? जिंग ही, मैं जानती हूं तुम्हें इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। अगर कुछ पसंद आए तो सीधा बोली लगा देना। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि हमारे पीछे बैठी गर्लफ्रेंड्स की फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। हालांकि वो अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हम सिर्फ एक पंक्ति की दूरी पर थे, लेकिन मैं उनकी हर बात साफ साफ सुन सकता था। सिस्टर जुआन स्वांग सच में उसकी शान बचाना जानती हैं। उसे दिलचस्पी भी होगी तो क्या? वो कुछ नहीं जानता। मुझे डर है उसे पैडल उठाना भी नहीं आता होगा। बिल्कुल सही कहा, ये अपर क्लास नीलामी है। ये उसकी जिंदगी में पहली बार होगा। वो कई लोग कह रहे थे और मेरी तरफ घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। वो इसे फुसफुसाहट कह रहे थे, लेकिन मुझे लगा वो जानबूझकर मुझे सुनाने के लिए कह रहे थे। मैंने बहस नहीं की, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे तो उन्हें मेरे सामने खड़े होकर आदरपूर्वक यंग मास्टर गू बुलाना होगा। इस बीच पिछला सामान बिक चुका था और अगला सामान लाया गया। वो था एक जेड का बुत जिसे पाइन एंड क्रेन लॉन्जिविटी कहा जाता था। उसकी गुणवत्ता बेहद उम्दा थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, नीलामीकर्ता के परिचय के अनुसार यह जेड कार्विंग के ग्रैंड मास्टर जान शांग की कृति थी। यह परिचय सुनते ही झांग वुबाई तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने अपने हाथ में बोली लगाने वाला पैडल उठा लिया। जुआन श्वांग, ये टुकड़ा बहुत संग्रहणीय है। दादी का जन्मदिन परसों है। ये उनके लिए परफेक्ट जन्मदिन तोहफा होगा। जब मैंने जान शांग का नाम सुना तो मेरी नजरें अनायास ही मंच पर रखे सामान पर चली गईं। बस एक नजर देखकर मैंने अपनी नजरें हटा लीं। मेरी शांत और बेलौस आवाज मानो ठंडे पानी की बौछार थी जो झांग वुबाई के सिर पर पड़ी। ये नकली है। झांग वुबाई ने मुझे अविश्वास से देखा। वो पूछने ही वाला था कि मेरे जैसे गंवार को क्या पता, लेकिन अपने बगल में बैठी युवान श्वांग को देखकर उसने अपना गुस्सा दबाया और हंसते हुए बोला, गू सर को ये कैसे पता चला? असली वाला तो यंग मास्टर गू ने अपनी दादी को दे दी थी, जो सबसे अमीर आदमी का बेटा है। दुनिया में सिर्फ एक ही असली है। असली वाला उसी के घर में है। तो मंच पर रखा सामान बिल्कुल नकली है। मैं तो बस अच्छी नीयत से बता रहा था, लेकिन मेरे मुंह से ये निकलते ही झांग वुबाई अचानक जोर से हंसने लगा। यहाँ तक कि हमारे पीछे बैठी युवान श्वांग की सहेलियां भी बेरोक टोक मजाक के अंदाज में हंसने लगीं। अगर नहीं जानते तो ज्ञान मत बांटो। कितनी शर्म की बात है। सही कहा, सबसे अमीर आदमी के बेटे ने दे दी। क्या तुम बिस्तर के नीचे छुपकर अपनी आंखों से देखा था? बस तुम्हारा उपनाम भी गू है, तो क्या तुम खुद को उस बड़े यंग मास्टर गू से जोड़ने लगे? भीड़ का मजाकिया उपहास और तेज हो गया। आखिरकार युवान श्वांग ने ठंडे चेहरे के साथ उनका मजाक रोका। उसने मेरी तरफ देखा, मेरा हाथ पकड़ा। जिंग ही, मैं जानती हूँ तुम हाल ही में पहचान की किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन पहचान करने की कला सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जा सकती। वो बचपन से ही नीलामी घरों में आता जाता रहा है और जेड कार्विंग के बारे में काफी जानता है। स्वाभाविक तौर पर वो तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता है। उसने कुछ ज्यादा सख्त तो नहीं कहा, लेकिन उसकी बातों में साफ था कि वो मेरी बातों को बकवास समझ रही थी। मैं धीरे से हंसा और कुछ नहीं बोला। आखिरकार झांग वुबाई ने वो जेड का बुत 100 मिलियन युआन में खरीदा। जैसे ही वो कार्ड स्वाइप करने गया, मैं मुस्कुराया।
मैं सोच रहा था कि ये परिवार की बूढ़ी औरत को पता चलेगा तो क्या सोचेगी कि उसने अपने लिए नकली जेड बुत पर 100 मिलियन खर्च कर दिए। मैंने उसे रोका नहीं, ना ही कोई ध्यान दिया। मैं उठा और वॉशरूम चला गया। हाथ धोकर जैसे ही बाहर निकला, पीछे से एक परिचित आवाज आई, गु जिंग ही। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बात साफ कर चुका हूं, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने बेहया हो कि अब भी नहीं जाते। क्या तुम सच में थर्ड व्हील बनना चाहते हो? उसकी आवाज कठोर और बेसुरी थी, बिल्कुल उस परिपक्व, सुसंस्कृत, अमीर युवा स्वामी से अलग जैसा वो कुछ पल पहले था। मैंने बेरुखी से आंखें उठाई और मुड़कर उसकी तरफ देखा। मिस्टर जियांग, कृपया ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। 5 सालों तक मैं उसके साथ था। थर्ड व्हील का खिताब मेरे लिए नहीं है ना? ये कहकर मैं उसके पास से निकल कर जाने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ठंडी हंसी के साथ मुझे चिढ़ाता रहा। 5 साल साथ रहे और फिर भी उसने तुमसे शादी नहीं की। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? मैं झांग परिवार का उत्तराधिकारी हूँ, वो वाई ग्रुप की हारिस है। स्टेटस के हिसाब से हम एकदम सही जोड़ी हैं। और तुम्हारा घर, तुम्हारे पिता जुआ खेलने वाले हैं और बीमार माँ। ऐसे बिखरे हुए परिवार के साथ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो वो चाहती है। तुम उसके लायक कैसे हो? मेरे कदम डगमगा गए। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि मैंने खुद बनाई थी, लेकिन मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि युआन शुआंग ये बात झांग वुबाई को बता देगी। मैं आत्मग्लानि भरी हंसी हंसे बिना नहीं रह सका। अगर मेरी सच में ऐसी पृष्ठभूमि होती तो क्या वो बॉयफ्रेंड जिसे वो प्यार करती थी, उसने दूसरे आदमी को मुझे चोट पहुंचाने का दूसरा चाकू दे दिया होता? सच में नालायक हूं। मेरा दिल दुखा। मैं वापस मुड़ा और झांग वुबाई की तरफ देखा। मेरे दिल का जमा हुआ दर्द अचानक पिघल गया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं तुम दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये कहकर मैं फिर से चलने लगा। बाहर आए देर ही हुई थी कि मेरा फोन बजा। मेरी माँ का फोन था। जिंग ही, जल्दी घर आ जाओ। परिवार में हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है और हमने तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे तैयार किए हैं। माँ ने तुम्हारे लिए विदेश में एक प्राचीन महल खरीदा है। तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए एक डायमंड वॉच खरीदी है। मैंने सुना है कि इंग्लैंड के राजा ने इसे पहना था। तुम्हारे अंकल ने भी तुम्हारे लिए सुपर कारों की एक पूरी फ्लीट तैयार की है। मागू की बातें सुनकर कि परिवार में सबने मेरे वापस आने पर कितने तोहफे तैयार किए हैं, मेरे चेहरे पर मायूसी थी। मैं घर आ रहा हूँ फैमिली फॉर्चून इनहेरिट करने, दिवालिया होने नहीं। मेरे मुंह से ये निकलते ही पीछे से एक परिचित आवाज आई, क्या फैमिली फॉर्चून इनहेरिट कर रहे हो? मैं सन्न रह गया और स्वाभाविक रूप से फोन काट दिया, लेकिन मन ही मन उच्छ्वास लिए बिना नहीं रह सका। ये लोग कैसे हैं? किसी के पीछे खड़े होकर अचानक बोलना बहुत पसंद है। मैंने मुड़कर देखा तो युआन शुआंग थी, जिसके चेहरे पर बहुत अच्छी एक्सप्रेशन नहीं थी। थोड़ा सोचकर मैंने एक सफाई दी, कुछ नहीं। एक पुराने सहकर्मी ने पूछा था कि नौकरी छोड़ने के बाद क्या करने का प्लान है, तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि घर जाकर फैमिली फॉर्चून इनहेरिट करूंगा। युआन शुआंग ने माथा फेरा। वो ऐसे मजाक करने वाला इंसान बिल्कुल नहीं है। उसे सहजता से कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मैं पहले ही कुछ कदम आगे बढ़ चुका था और मुड़कर उसे आवाज दे दी, नहीं आ रही हो? अभी कुछ और कीमती रत्न भी दिखाए जाने हैं। ये शब्द सुनकर युआन शुआंग को लगा कि मैं कुछ ज्वेलरी खरीदना चाहता हूँ, इसलिए उसने सिर हिलाया और मेरे पीछे चली आई। नीलामी कक्ष में वापस लौटने के बाद युआन शुआंग ने आने वाले कई कीमती ज्वेलरी आइटम्स पर ऊंची बोलियां लगाकर जीत हासिल की। उन्हें पैक करवाने के बाद उसने वो मुझे थमा दिए। मैंने अपने हाथ के डिब्बे को देखा और हल्के से बोला, मैं इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। युआन शुआंग मुस्कुराई और मुझे गले लगा लिया। अभ्यास कर लेना, पैसे बर्बाद होने का डर मत रखना। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर खरीदूंगी। मेरे होंठ फड़के, लेकिन मैंने बाकी के शब्द नहीं कहे। मैं इन करोड़ों रुपए की चीजें नहीं पहनता। मेरी ज्वेलरी कलेक्शन का हर टुकड़ा 100 मिलियन से ज्यादा का है। नीलामी खत्म हो गई। हॉल में मौजूद हर कोई एक एक करके जाने लगा। ये युआन शुआंग और हमारा ग्रुप भी ज्यादा देर तक नहीं रुका। हर कोई अपनी कार लेकर आया था, इसलिए हमें अलग होना था। लेकिन जैसे ही मैं कार में बैठा, इसके शुरू होने से पहले ही झांग वुबाई ने यात्री सीट की खिड़की पर दस्तक दी। कार की खिड़की धीरे से नीचे हुई। वो बिल्कुल उस दुष्ट आदमी जैसा नहीं लग रहा था जिसने मुझे वॉशरूम में कठोर शब्द कहे थे। युआन शुआंग, मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो? युआन शुआंग ने माथा फेरा। मना करने ही वाली थी कि वो फिर बोला, अंकल और आंटी ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने को कहा था, तुम भूल तो नहीं गई? युआन शुआंग की एक्सप्रेशन किसी वजह से और गहरी हो गई, लेकिन आखिरकार वो मान गई। उसका सीधे सिर हिलाना देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई और फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए और भी जिद बढ़ा दी, लेकिन मुझे कार में मोशन सिकनेस होती है, अगर पीछे बैठूं तो क्या होगा? युआन शुआंग ने मेरी तरफ देखा। वो कुछ कहती, उससे पहले ही मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। सीधे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी हरकतें तेज और सुनिश्चित थीं। युआन शुआंग इतनी जल्दी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाई। मैं पीछे की सीट पर जा चुका था। उसकी बातें तुरंत गले में फंस गईं। बहुत अजीब स्थिति बन गई। वो झिझकी, कुछ कहना चाहती थी कि ये तो बस एक सीट है, इतना मन में मत लाओ। लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर के माध्यम से पीछे की सीट पर देखा तो मैंने पहले ही आंखें बंद कर ली थीं, मानो आराम कर रहा हूं। उसी समय झांग वूबी भी कार में बैठ गया। कार का दरवाजा बंद हुआ और पीछे मुझे आंखें बंद किए देखकर उसके होठों के कोने विजय मुस्कान में मुड़ गए। गु जिंग ही, तो क्या हुआ अगर अभी भी उसे तुम पसंद हो? आखिर मैं जो मैं चाहता हूं, क्या वो मेरे हाथ नहीं लगेगा? उसका दिल जीतना बस समय की बात है। यह सोचकर झांग वुबाई का मूड अचानक बेहतर हो गया। जब उसने युआन शुआंग की तरफ देखा तो उसकी आंखों में कोमलता भर गई। क्या गुसर थक गए हैं? तो उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। शायद मेरे असामान्य व्यवहार को देखते हुए युआन शुआंग ने भी झांग वुबाई के साथ ज्यादा बात नहीं की। उसने बस सिर हिलाया और चुपचाप कार स्टार्ट कर दी। मुझे नहीं पता कब मैं सच में सो गया। जब फिर से आंख खुली तो कार ही फैमिली विला में रुक चुकी थी। झांग वुबी कार में कहीं नहीं था।
युवान श्वांग ने मेरा चेहरा छुआ। जाग गए। मैंने देखा तुम इतनी गहरी नींद सो रहे थे, मैं तुम्हें जगा नहीं सका। मेरा होश अभी भी थोड़ा धुंधला था। मैंने सिर हिलाया। युवान श्वांग का इंतजार किए बिना कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैं सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब युवान श्वांग कार से बाहर आई, मैं पहले ही दरवाजे तक पहुंच चुका था। वो कुछ कदम दौड़कर मेरे पास आई और मुझे दरवाजे पर रोक लिया। नाराज हो झांगू, सच में सिर्फ पारिवारिक दोस्त का बेटा है, उसकी परवाह मत करो। मैं बस हंस करके बोला। युवान श्वांग को लगा मैं अब भी नाराज हूं। उसने मुझे वापस खींचने की कोशिश करते हुए मुझे मनाने की कोशिश की। वो सच में सिर्फ एक पारिवारिक दोस्त का बेटा है। जानू, मैं केवल तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हें पता है। ये कहकर वो आगे बढ़ी और मुझे चूमने लगी, लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर मैं सीधा दरवाजे से अंदर चला गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करूंगा। यह कहकर मैंने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। पूरी तरह से युवान श्वांग के कमरे में प्रवेश के अवसर को काट दिया। अगली सुबह पहली मंजिल के भोजन कक्ष में मैं युवान श्वांग के साथ नाश्ता कर रहा था कि मेरे पास रखा फोन अचानक बज उठा। ये मेरी पहले से सेट की गई टाइमर अलार्म थी। नोट था माता पिता से मिलने का दिन। युवान श्वांग ने भी वो शब्द देख लिए। मैंने पहले अपनी असली पहचान बताने की योजना बनाई थी, इसलिए मैंने उसे सुझाव दिया था कि वो मेरे माता पिता से मिलने और वो मान गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं इस मुलाकात को रद्द करने का कोई रास्ता सोच रहा था। अगले ही पल उसका फोन भी बजा। ये झांग बुबाई का फोन था। मुझे नहीं पता दूसरी तरफ क्या बात हुई, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी बदली और जब वो मेरे पास वापस आई तो माफी भरे अंदाज में बोली, जिंग ही, कुछ जरूरी काम आ गया, क्या मैं अंकल और आंटी से अगली बार मिल सकती हूँ? उसने शायद सोचा था कि मैं नखरे करूंगा, गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि मैंने बस शांति से सिर हिला दिया। संयोग से आज मुझे भी कुछ काम है। युवान श्वांग के जाने के कुछ देर बाद मैं भी बाहर निकल गया। मैं एक शॉपिंग मॉल में गया उन दोस्तों के लिए तोहफे तैयार करने जिनसे मुझे मिलना था। हर किसी के लिए एक तोहफा। जब मैं मिलने वाली जगह पे पहुंचा तो सबने अपने तोहफे खोले। जब उन्होंने देखा कि हर डिब्बे में एक नया डिजाइनर सामान है तो वो चौंक गए। जिंग ही, ये सब कहां से लाया? बहुत असली लग रहे हैं। ये सब असली हैं। उन्हें इतना पसंद करते और हाथ से न छोड़ते देख मैं हंसे बिना नहीं रह सका। सब कुछ समझाने के बाद जब मैंने देखा कि वो सब यकीन नहीं कर रहे तो मैंने अपनी असली पहचान बता दी। असल में मैंने तुम लोगों से जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया था कि मेरे माता पिता बीमार हैं, वो सब झूठ था। मेरी असली पहचान सबसे अमीर आदमी का इकलौता बेटा हूं। इस बार तुम सबसे अलविदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे घर जाकर फैमिली फॉर्चून इनहेरिट करना है। मेरी ये बात सुनकर पूरा ग्रुप पहले तो हैरान रह गया, फिर चौंक गया और आखिर में बेहद खुश हो गया। बार बार चिल्लाने लगा कि एक यंग मास्टर उनके बीच खड़ा था। उनकी चीखों से रेस्टोरेंट की छत ही उड़ जाने वाली थी। खुशी के उत्सव के बाद किसी को युवान श्वांग याद आई तो जल्दी से पूछा, लेकिन अगर तुम वापस जाओगे तो युवान श्वांग का क्या होगा? क्या उसे अभी तुम्हारी असली पहचान पता है? युवान श्वांग का जिक्र आते ही मेरे चेहरे की मुस्कान थोड़ी धुंधली हो गई। वो किसी और से शादी करने की योजना बना रही है। कैसे हो सकता है? ये वाक्य सुनकर मेरे दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। हमारी नज़रों में वो अमीर लोगों में एक दुर्लभ सच्ची प्यार करने वाली इंसान है। बिल्कुल सही। 3 साल पहले तुमने कहा था कि तुम्हें रात में खेलने वाले सीरियस पसंद हैं, तो उसने दुनिया भर के सारे सीरियस खरीदकर बस तुम्हारी एक मुस्कान के लिए। 2 साल पहले तुम्हें फ्लू हुआ, उसने 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया और विदेश से वापस आकर खुद तुम्हारी देखभाल की, रात भर आंख नहीं मूंदी। और 1 साल पहले तुम दोनों जिस कार में सवार थे उसका एक्सीडेंट हो गया। बेकाबू ट्रक मूल रूप से तुम्हारी तरफ आ रहा था। तुम्हें बचाने के लिए उसने जानबूझकर गाड़ी को मोड़ा। अंत में तुम तो सुरक्षित थे, लेकिन उसकी 3 पसलियां टूट गईं और वो 3 महीने अस्पताल में रही, लगभग नहीं जगी। अब वो शादी कर रही है, तो दूल्हा तुम कैसे नहीं हो सकते? अपने दोस्तों के मुंह से पिछली घटनाओं को सुनकर मेरे दिल में अब भी काफी भावनाएं उमड़ रही थी। उस समय की युवान श्वांग सच में प्यार करती थी, अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन अब मैंने सिर हिलाया और धीरे से हंसा। वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसके परिवार को लगता है कि मेरी स्टेटस उसके लायक नहीं है। मेरे पास सच बताने का मौका भी नहीं था। इससे पहले उसने शादी के कार्ड छपवा लिए। उसके इशारों से लगता है कि शादी के बाद वो मुझे अपना प्रेमी रखना चाहती है। मेरे दोस्त से सुनकर आग बुला हो गया। क्या प्रेमी? सबसे अमीर आदमी के इकलौते बेटे को प्रेमी बनाना? ये परिवार पागल हो गया। ठीक है, वक्त आने पर उसे पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर उसे पता चला कि तुम चुपके से जा रहे हो और उसके परिवार को तुम्हारी असली पहचान मिल गई तो वो पागल हो जाएंगे। तभी युवान श्वांग और झांग बुबाई बाहर से अंदर आते दिखे। उनकी बातें सुनकर उसने माथा फेरा। क्या असली पहचान? उन्हें साथ में अंदर आते देख एक उत्साहित दोस्त ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने अभी अंदर आए दोनों की तरफ देखा। मेरी एक्सप्रेशन ठंडी थी। तुम दोनों यहाँ क्यों हो? मेरा सवाल सुनकर युवान श्वांग थोड़ा दोषी महसूस करते अपनी नजरें फेरने लगी। हमारे दोनों परिवारों का हाल ही में एक सहयोग है, इसलिए बातचीत करने का प्रबंध किया गया। उसका जवाब सुनकर मैं फिर से हंसा। बेशक मैं उनके सहयोग के बारे में जानता था, एक वैवाहिक सहयोग, क्योंकि उन्हें अपने सहयोग पर चर्चा करनी थी। ये जुआन श्वांग और झांग बुबाई हमारे साथ नहीं बैठे, बल्कि पास की एक अलग मेज पर बैठ गए। इतनी दूर नहीं कि मैं उनके बीच के घनिष्ठ आंदोलनों को देख सकूं। उदाहरण के लिए उसने उसके लिए स्टेक काटा, उसने अपना पसंदीदा खाना उसके साथ साझा किया, उसने उसके लिए नैपकिन लाया, उसने उसके गंदे मुंह के कोने को पोंछा। उन दोनों के आपसी व्यवहार ने मेरे दोस्तों को क्रोधित कर दिया, लेकिन मैं शांत रहा। भोजन समाप्त करने के बाद हमारी मंडली का जमावड़ा भी समाप्त हो गया। तब युवान श्वांग ने मुझे और झांग बुबाई को घर छोड़ने की पेशकश की। शायद पिछली बार आगे की सीट को लेकर हुई लड़ाई से सीख लेते हुए इस बार युवान श्वांग ने सबक सीखा था।
उसने निर्णायक रूप से अपने परिवार की लंबी स्ट्रेच रोल्स रॉयस चलवाई जिसमें ड्राइवर था। स्वाभाविक रूप से वो अब आगे की सीट पर नहीं जा रही थी। कार सुचारू रूप से झांग परिवार के घर की ओर बढ़ रही थी। सड़कें साफ थीं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस समय कोई दुर्घटना होगी। एक बेकाबू ट्रक दूसरी दिशा से तेजी से आया। ड्राइवर ने सहज रूप से स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया। बस जोरदार क्रैश की आवाज़ सुनाई दी। दोनों गाड़ियां अनिवार्य रूप से टकरा गईं। कार की खिड़की टूट गई। मैं जड़त्व के कारण दूसरी तरफ गिर गया। मैंने देखा कि युवान श्वांग ने अपने बगल में झांग उबाई को बचाया। उसने न केवल उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचने दी, बल्कि उसकी भावनाओं को भी शांत किया। मेरी चेतना धुंधली होने लगी। मुझे अचानक वो दुर्घटना याद आई जिसका जिक्र मेरे दोस्तों ने अभी किया था। वो हमारे साथ के चौथे साल की बात थी। उस समय मेरी भावनाएं अभी भी अपने चरम पर थीं। यह भी एक ऐसा ही चौराहा था। एक तेज रफ्तार ट्रक। मेरी दिशा बिल्कुल वही थी जहां ट्रक टकरा रहा था। डर के बीच मैंने महसूस किया कि मैं उस ट्रक से नहीं बच सकता। मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ने को मजबूर किया ताकि मेरी तरफ से टक्कर लगे। कार का अगला हिस्सा धंस गया। वो ड्राइवर सीट में फंस गई थी। फायर फाइटर्स और डॉक्टरों ने मिलकर उसे बाहर निकालने में काफी समय लिया। उस दिन वो मरते मरते बची। लेकिन उसके बाद भी जब वो खतरे से बाहर निकलकर उठी तो सबसे पहले उसने मेरी सुरक्षा के बारे में पूछा। अब फिर से कार दुर्घटना। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसे उसने सहज रूप से बचाया वो मैं नहीं था। स्ट्रेच रोल्स रॉयस का पिछला हिस्सा बुरी तरह कुचल गया था। जब तक सब कार से बाहर निकले, युवान श्वांग अब भी झांग उबाई की भावनाओं को शांत कर रही थी। फिर उसने मुझे देखा। मैं चुपचाप अपना खून बहता हुआ माथा पकड़े हुए था। किस्मत से मेरी चोट गंभीर नहीं थी। अस्पताल में उसकी पट्टी बंधवाने के बाद कोई और समस्या नहीं थी, लेकिन सिर की चोट के कारण डॉक्टर ने 2 दिन अस्पताल में निगरानी रखने की सलाह दी। युवान श्वांग ने मेरे सिर पर पट्टी देखी। उसका चेहरा अपराधबोध से भरा था। जिंग ही, मुझे माफ कर दो। उस समय मैंने सोचा कि कुछ देर में मेरा झांग बुबाई के साथ एक सहयोग है जिसमें हमें साथ जाना है। उसका चेहरा चोटिल नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसे बचाया। तुम मुझे मार सकते हो, डांट सकते हो, मैं सब सह लूंगी। बस कृपया मुझसे नजर मत चुराओ, ठीक है? उसकी गलती मानने की प्रवृत्ति बेहद ईमानदार थी। कारण भी उचित लग रहा था। अगर मुझे उनकी शादी याद नहीं होती, जो अभी आधे महीने से भी कम दूर थी, तो शायद मैंने आंखें नीची कर ली और कुछ नहीं कहा। न तो ये कहा कि मैंने माफ नहीं किया, न ये कि मैंने माफ कर दिया। शुरू से अंत तक मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। युवान श्वांग की माफी नहीं रुकी। वो बार बार सॉरी कहती रही। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी आंखों में आशा की किरण दौड़ गई। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में है। क्या मैं तुम्हें अपना तोहफा जल्दी दे सकती हूँ? तुम कौन सा जन्मदिन तोहफा चाहते हो? मैं वो खरीद दूंगी। ये सुनकर आखिरकार मैंने अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरी आंखों में किसी भी भावना का भाव था। तो मुझे 3 दिनों में शांगचांग के लिए एक हवाई टिकट खरीद दो। किस लिए? शांगचांग क्यों? वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन बहुत जल्द उसने खुद ही जवाब ढूंढ लिया। क्या तुम यात्रा पर जाना चाहते हो? मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस सिर हिला दिया। युवान श्वांग ने कोई और सवाल नहीं पूछा और मेरे सामने ही अपना फोन खोलकर शांग के लिए हवाई टिकट खरीद लिया। टिकट खरीदने के बाद उसने कहा कि वो हाल ही में बहुत व्यस्त है, उसके पास मेरे साथ जाने का समय नहीं है। तुम पहले शांगचांग जाकर मजा करो। जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हारे साथ यात्रा पर चलूंगी। जन्मदिन के तोहफे के लिए एक हवाई टिकट बहुत छोटा है। मैं तुम्हें तब एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। मैंने सिर हिलाया और धीरे से हंसा। छोटा नहीं है, बिल्कुल भी छोटा नहीं है। आखिर ये हवाई टिकट मेरे घर जाने का टिकट है। युवान श्वांग, मुझे घर पहुंचाने के लिए तुम्हारे तोहफे का शुक्रिया। अस्पताल में 2 दिन। युवान श्वांग उस समय की तरह लग रही थी जब हम पहले पहले प्यार में पड़े थे। तुम कह सकते हो कि उसने मेरा भरपूर ख्याल रखा, लेकिन ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं चले। उसकी देखभाल उस दिन खत्म हो गई जब मैं अस्पताल से छुट्टी पाकर बाहर आया। उसने पहले ही कह दिया था कि उसे काम है, इसलिए उसने ड्राइवर को मुझे घर छोड़ने का इंतजाम कर दिया। उसके तुरंत बाद मुझे झांग उबाई का एक ताना भरा मैसेज मिला। माफ करना, जुआन श्वांग और मैं जल्द ही शादी कर रहे हैं। आज उसे मेरे घर मेरे साथ डिनर करना है। मुझे डर है कि उसके पास तुम्हें अस्पताल से लेने का समय नहीं होगा। मैंने इस मैसेज पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस चुपचाप घर गया और अपना सामान पैक करने लगा। प्रस्थान के दिन मैं बहुत जल्दी उठ गया। टेक ऑफ से 7 घंटे पहले मैं एक एक करके अपने सूटकेस बाहर ले गया। ठीक उसी समय युवान श्वांग वापस आती दिखी। विला के दरवाजे पर जमा सूटकेस देखकर उसका चेहरा घबराहट से सफेद हो गया। उसके दिल में अचानक बेचैनी दौड़ गई। ये सब क्या है? तुमने कहा था ना कि झांगचांग मौजमजे के लिए जा रहे हो। वो टिकट मैंने ही तुम्हारे लिए खरीदा था, भूल गए? मेरी एक्सप्रेशन बेपरवाह थी, जैसे सच में मैं सिर्फ एक यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन मेरी बातों ने उसे यकीन नहीं दिलाया। क्या तुम सिर्फ 1-2 दिन के लिए जा रहे हो? इतना सारा सामान ले जाने की जरूरत है? मैं मुस्कुराया। बस कुछ अतिरिक्त कपड़े ले जा रहा हूं, कुछ और तस्वीरें लेनी है। लेकिन तुम्हें पहले कभी तस्वीरें लेना पसंद नहीं था। जब हम साथ यात्रा पर जाते थे तो मैं इतनी सारी चीजें कभी नहीं लाया। उसकी बेचैनी उसके दिल से पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वो तुरंत मेरे सूटकेस खोलकर देखना चाहती थी कि कहीं मैं वही कर तो नहीं रहा जैसा कह रहा हूं। वो कुछ करती, उससे पहले एक जरूरी फोन आ गया, झांग उबाई का। फोन उठाने के बाद मुझे नहीं पता दूसरी तरफ क्या बात हुई। युवान श्वांग थोड़ी देर चुप रही और आखिरकार पहले बाहर चली गई। जाने से पहले उसने मुझे एक बार फिर याद दिलाया, जिंग ही, ज्यादा देर मत रुकना, वापसी की फ्लाइट का विवरण मुझे भेजना, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। यह मुलाकात एक अंतिम विदाई थी। टेक ऑफ से 5 घंटे पहले मैंने मुख्य दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया, अपने जन्मदिन से झांग उबाई के जन्मदिन पर। फिर दरवाजे पर एक चिपचिपा नोट लगा दिया। आखिर ये घर अब मिस्टर झांग का होगा, इसलिए बेहतर होगा कि पासवर्ड उनके जन्मदिन पर सेट किया जाए। टेक ऑफ से 3 घंटे पहले मैंने विला में मेरी और युवान श्वांग की सभी तस्वीरें ढूंढी और उन्हें आग के बेसिन में फेंक दिया। एक एक करके, जहां हम पटाखों के नीचे एक दूसरे से लिपटे थे। बार बार कह रही थी कि मैं उसका हूं,
सूर्यास्त और मिल्की वे के बीच मुझसे प्यार का इजहार कर रही थी। जिंदगी भर प्यार करने की कस्में खा रही थी। वो एक बार कार से बचाते हुए मेरे लिए 3 पसलियां तोड़ चुकी थी। उसकी सोशल मीडिया पर सिर्फ मैं था। हमने साथ में बसंत गुजारा, गर्मी में चले, पतझड़ में स्वागत किया और जाड़े में गुजारा। अब यादें पल पल जल रही हैं। हम भी पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। टेक ऑफ से 2 घंटे पहले मेरा फोन बजा। मैंने खोलकर देखा, झांग उबाई ने मुझे एक वीडियो भेजा था। वीडियो एक पारिवारिक पार्टी का लग रहा था। उसमें युआन शुआंग के दोस्त, झांग उबाई के भाई और दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग थे। बहुत सारे लोगों ने युआन शुआंग और झांग उबाई को घेर रखा था, जो इस आयोजन के मुख्य पात्र थे। जयकारे और चीखें अंतहीन थीं। किस किस से मैं तुमसे कह रहा हूं, सिस्टर वुआन, तुम कुछ ही दिनों में शादी कर रही हो। चूमने में शर्माने की क्या बात है। जयकारे के बीच झांग उबाई ने शर्माते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखें बंद की और उसके करीब आ गया। भीड़ की चीखें और तेज हो गईं। युआन शुआंग को उसे चूमने के लिए चिल्ला रही थी। युआन शुआंग ने अपने सामने वाले व्यक्ति को घूरा और आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लीं। वीडियो बार बार चल रहा था। जब यह 7वीं बार चला तो झांग उबाई का एक मैसेज आया। गु जिंग ही, देखा, मैं ये परिवार का वो दामाद हूं जिसे सबने माना है। तुम्हारा परिवार बिल्कुल गरीब है। ये परिवार तुम्हारी पृष्ठभूमि के साथ तुम्हें कैसे महत्व दे सकता है। तुम तो भिखारी से शादी करने के लिए भी मुश्किल से काफी हो। तो क्या हुआ अगर वान शुआंग तुमसे प्यार करती है? मैं उसकी सुरक्षा को कमजोर कर रहा हूं। पहले वो मेरे साथ परिवार से मिली, फिर हम साथ रहने लगे और अभी अभी उसने मुझे चूमा भी। बताओ, तुम्हें क्या लगता है हमें एक साथ सोने से पहले कितना समय लगेगा? मैंने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने पिछले कुछ दिनों में भेजे गए उकसाने वाले मैसेजों को एक एक करके चुपचाप प्रिंट कर लिया।